हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 3 दैट इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन या कंजम्पशन फंक्शन। तो ये जो लॉ ऑफ कंजम्पशन है या कंजम्पशन फंक्शन है वो किसने दिया है? कीन्स ने ही दिया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होगा वो ये है कि व्हाट इज कंजम्पशन। जब भी हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल, वी ईट फूड टू सेटिस्फाई आवर हंगर, वी ड्रिंक वाटर टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट। आप अपने मोबाइल से ये वीडियो देख रहे हैं टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसी को बोलते हैं कंजम्पशन। Now, household consumption expenditure is an important component of aggregate demand in the economy. Household consumption expenditure डिमांड कब होता है? जब एक्चुअल उस चीज पे खर्चा कर दिया जाता है तभी वो डिमांड कहलाता है। तो लोग जितना ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी की डिमांड बढ़ेगी। इसलिए क्या बोला है कि हाउसहोल्ड कंजम्पशन फंक्शन जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। नेक्स्ट, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो अपना कंजम्पशन भी इंक्रीज करता है। इसलिए रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है। हायर वाई लीड्स टू हायर सी एंड वाइस वर्सा। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा और अगर इनकम कम हो रही है तो लोग अपना कंजम्पशन भी कम कर देंगे। The functional relationship or the algebraic relationship between C and Y is called consumption function। बस यही जो रिलेशन है कंजम्पशन में और Y यानी कि इनकम में, इसको बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C is equals to FY। ये है functional relationship between consumption and income। Now, it reveals the behavior of household consumption expenditure with respect to the level of income in the economy। एक कंज्यूमर अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को किस हिसाब से चेंज कर रहा है जब उसकी इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उस बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ये पूरा कंजम्पशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट बनाया है। ओके, सो इट रिवील्स द बिहेवियर ऑफ हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अपनी इनकम के रिस्पेक्ट में कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर को किस तरीके से ट्रीट करता है इसको स्टडी करते हैं कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट, अब हम इसी कंजम्पशन फंक्शन को एक टेबल के थ्रू समझेंगे। Y और C को प्लॉट करना है। Y इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। पहले इनकम 0, फिर 50, फिर 100, फिर 150, उसके साथ साथ कंजम्पशन 20, देन 60, 100 एंड 140। ग्राफ में ये जो इनकम का लाइन रहेगा वो 45 डिग्री का बनाना है, स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री, स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री। ये हो गया हमारा Y इनकम। अब प्लॉट करना है कंजम्पशन अकॉर्डिंगली। व्हेन Y is 0, कंजम्पशन इज 20, तो Y 0, एक्स एक्सिस पर Y रखा है, Y पर कंजम्पशन, तो जब Y 0 है तो कंजम्पशन 20, तो पहला प्लॉट यहां पे करेंगे। दूसरा 50, देन 60, कंजम्पशन जो है वो 60 है जब हमारा इनकम 50 है, तो सेकेंड प्लॉट। इनकम 100 और कंजम्पशन भी 100, Y 100, यहां से C भी 100, दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे उस पॉइंट पर। कंजम्पशन 140 और इनकम 150, कंजम्पशन 140 व्हेन इनकम इज 150। ये पूरी प्लॉटिंग हो चुकी है। अब C और Y जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस पॉइंट पर Y और C इक्वल है एंड दैट इज 100, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि जितना इनकम हुआ उतना पूरा का पूरा खर्च भी हो गया, सेविंग जैसा कुछ भी नहीं बचा। एक और पॉइंट है, जब इनकम 0 है उसके बावजूद भी कुछ कंजम्पशन हो रहा है। जब भी इनकम 0 होने पर भी कुछ कंजम्पशन हो, इस कंजम्पशन को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्यों ऐसा होता है? भले इनकम कुछ ना हो लेकिन फिर भी कंज्यूमर अपने सर्वाइवल के लिए गलत तरीके ही सही कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा ही। तो जब इनकम 0 है उस टाइम पर भी मिनिमम जो कंजम्पशन रहेगा फॉर सर्वाइवल वो उसको बोलेंगे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर 50, तो कंजम्पशन हो गया 60। यहाँ पे देखो इनकम तुम्हारी
कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। फिर क्या हुआ, इनकम और कंजम्पशन दोनों इक्वल हो गए और फिर लास्ट में तुम्हारी इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है। यानी कि अगर 150 रुपीज कमा रहे हो, 140 रुपीज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में चले गए, तो जो 10 रुपए बचे हैं वो क्या होगा, सेविंग होगा। अगर अभी भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई शुरू नहीं की है तो अभी के अभी आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो जाए, जिसमें हम आपको 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करवाएंगे। कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन, जिसकी प्राइस 2399 है, जो आपको पे करना रहेगा डायरेक्ट हमारी ऐप पे। तो अभी के अभी आप लोग ऐप डाउनलोड करें और हमारे कोर्स में ज्वाइन हो जाए। अब इसी पूरी टेबल के 3 ऑब्जर्वेशन निकल के आएंगे। सबसे पहला क्या है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस consumption also increases but the rate of consumption is fairly low। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन जो रेट है कंजम्पशन के इंक्रीज होने का वो कम रहता है एज कंपेयर टू इनकम के इंक्रीज होने का रेट। सेकेंड, इंक्रीज इन इनकम कैन बी डिवाइडेड इनटू कंजम्पशन एंड सेविंग। इनकम rises which leads to rise in consumption but it rises at lower rate। जो भी इनकम होती है उसके 2 ही पार्ट होते हैं, या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और जो खर्च करने के बाद बच गया यानी कि सेविंग। ठीक है, तो इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, 2 ही चीजें होती हैं। इनकम राइजेस व्हिच लीड्स टू राइज इन कंजम्पशन। अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, लेकिन कंजम्पशन के बढ़ने का जो रेट है वो कम होगा। उसका रीजन ये है कि बाकी बचा हुआ जो पार्ट है इनकम का वो सेविंग में जा रहा है। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन विल ऑलवेज बी लोअर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। व्हेन इनकम राइजेस पीपल प्रेफर टू गो फॉर कंजम्पशन। इनकम बढ़ती है तो लोग खर्चा करते हैं, कंजम्पशन इंक्रीज होता है, लेकिन इनकम का जो दूसरा पार्ट है यानी कि सेविंग, बट सेविंग ऑल्सो इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। अगर इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ सेविंग भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे जो दे रखा है कि इनकम राइजेस व्हिच लीड्स टू राइज इन कंजम्पशन बट इट राइजेस एट लोअर रेट। ये ग्राफ से हम समझ सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या है, ये वाले जो कंजम्पशन की लाइन है ये इनकम से ऊपर थी, यानी कि इनकम 0 है, उससे ज्यादा हमारा कंजम्पशन है। फिर ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए, यानी कि इनकम और कंजम्पशन इक्वल, सेविंग 0, सेविंग कुछ है ही नहीं। उसके बाद इनकम और बढ़ी, फिर जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हुआ, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना इनकम इंक्रीज हुई। इसका रीजन क्या है कि यहां पर इस पॉइंट पर इनकम का कुछ पार्ट जो है वो सेव भी हो चुका है, इसलिए कंजम्पशन के इंक्रीज होने का रेट जो है वो हमेशा इनकम के इंक्रीज होने के रेट से कम ही रहता है। ओके, नेक्स्ट सम बेसिक कंक्लूजन। अच्छा, अब ये जो अपने ने ग्राफ पढ़ा और कंजम्पशन फंक्शन, उससे ये सारे कंक्लूजन निकल के आते हैं। सबसे पहला क्या है, कोरिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। तो इनकम और कंजम्पशन का रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। इनकम इंक्रीज होगा तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है। सेकेंड, पास्ट सेविंग कैन प्ले अ वाइटल रोल। प्रेजेंट starting income is 0 but consumption is positive, this is due to the past saving। यहां पर present starting income is 0, why 0 है, और फिलहाल के लिए जो पास्ट सेविंग है वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। चलो अभी पास्ट सेविंग कुछ नहीं है, इनकम 0 है, उसके बावजूद भी फॉर सर्वाइवल 30 रुपीज जितना कंजम्पशन हो गया। ओके, तो सेविंग कितना है यहाँ पर, S इज इक्वल्स टू Y माइनस C। इनकम है 0 और कंजम्पशन जो किया वो है 30, तो 0 माइनस 30 इज इक्वल्स टू माइनस 30। ओके, प्रेजेंट इनकम 0 है, पास्ट की भी कोई सेविंग नहीं है, उसके बावजूद भी अगर कंजम्पशन होता है तो वो कंजम्पशन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब इसी सिनेरियो में अगर ऐसा होता, हमारे पास पास्ट सेविंग है, अभी की इनकम तो 0 है, लेकिन जो पास्ट की सेविंग है उसको यूटिलाइज किया है हमने प्रेजेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, तो क्या होगा, ये जो कंजम्पशन है ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए बोला है प्रेजेंट स्टार्टिंग इनकम इज 0 बट कंजम्पशन इज पॉजिटिव। कब ऐसा होगा, दिस इज ड्यू टू दी पास्ट सेविंग। जो पास्ट में सेविंग है उसको हम प्रेजेंट में यूटिलाइज करेंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो नेगेटिव नहीं जाएगा। थर्ड है specific role of average and marginal propensity. The consumption from income is defined as average propensity to consume and additional income is defined as marginal propensity to consume. This MPC rises slowly as compared to
एपीसी। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक एपीसी और दूसरा एमपीसी, जिसपे एक अलग से वीडियो बनेगा, बट स्टिल यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ इसका। एक है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है C बाय वाई। दूसरा है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फॉर्मूला होता है डेल्टा C बाय डेल्टा वाई। डेल्टा मीन्स चेंज इन C बाय चेंज इन वाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकम जो है वो 100 है और कंजम्पशन जो है वो 80 है, ओके, तो यहां पे पुट करेंगे कंजम्पशन इज 80, इनकम इज 100, क्या आया 0.8, एपीसी आया 0.8। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमको रेशियो बताता है कंजम्पशन और इनकम की, यानी कि इनकम कितनी है उसके सामने कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसका रेशियो बताता है एपीसी। एमपीसी क्या है, चेंज इन सी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकम 100 थी, इंक्रीज होके हो गई 120, और कंजम्पशन था 80 और इंक्रीज होके हो गया 90, यहां पे चेंज कंसिडर करना है, तो कितना चेंज आया कंजम्पशन से 80 से 90, यानी कि 10 का चेंज आया, और वाई में कितना चेंज आया 20, क्या हो गया ये 0.5। एमपीसी आया 0.5। तो एमपीसी क्या बताता है, इनकम में एडिशनल इंक्रीज होने की वजह से कंजम्पशन में क्या चेंज आया उसको बोलते हैं एमपीसी, और जो डायरेक्ट रेशियो बताता है इनकम और कंजम्पशन का वो होता है एपीसी। अब अपने ने पहले ही पढ़ा है कि जो कंजम्पशन के इंक्रीज होने का रेट है वो कम होता है एज कंपेयर टू इनकम के इंक्रीज होने का रेट। इस वजह से ये जो एमपीसी है, एमपीसी क्या बताता है, एडिशनल इनकम की वजह से कंजम्पशन में क्या चेंज आ रहा है। तो हमेशा एमपीसी राइज तो होगा, लेकिन अगर एपीसी से कंपेयर करें तो एमपीसी विल इंक्रीज स्लोली, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये एडिशनल इनकम की वजह से चेंज बताता है, और एपीसी जो है वो डायरेक्ट रेशियो बताता है कंजम्पशन और इनकम का। यहाँ पे एपीसी आया 0.8 और एमपीसी आया 0.5। यहीं पर देख सकते हो कि एमपीसी जो है वो एपीसी से कम है। ओके, नाउ नेक्स्ट, additional income is saved. The rate of increase in income is more than the rate of increase in consumption as some part of income is saved. क्यों ऐसा होता है कि इनकम का जो रेट है वो ज्यादा होता है, कंजम्पशन का कम। जब हम y इक्वल्स टू c यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जब हम जितना कमा रहे हैं उतना खर्च भी हो रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर इनकम इंक्रीज हुई तो हम क्या करेंगे, अब हम सेविंग भी करना चालू कर देंगे। इसलिए क्या होता है, अब अगर अब इनकम बढ़ रही है तो हमारी इनकम का कुछ हिस्सा जो है वो सेविंग में जा रहा है, जिसकी वजह से इनकम के इंक्रीज होने का रेट कंजम्पशन से ज्यादा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, एमपीसी हैज 4 वैल्यू। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की 4 वैल्यूज होती हैं। सबसे पहले 0, एमपीसी 0 कब होगा, सो इनकम 100 से इंक्रीज होके कितनी हो गई 120, ओके, और कंजम्पशन जो है वो तुमने उतना ही रखा जो पहले था, यानी कि 80 पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, इनकम बढ़ने के बाद भी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 80 ही रहा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। कंजम्पशन में कितना चेंज आया, कोई चेंज ही नहीं आया, यानी कि 0, डिवाइड बाय इनकम में कितना चेंज आया 20, 0 बाय 20 इक्वल्स टू 20। तो एमपीसी 0 कब होगा, जब कंज्यूमर अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज ना करे इनकम इंक्रीज होने के बावजूद भी, ठीक है, तो एमपीसी होगा 0। नेक्स्ट है एमपीसी 1, इनकम 100 टू 120 इंक्रीज हो गई और कंजम्पशन 80 से 100 इंक्रीज हो गया। अगेन फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सी कितना है 20 डिवाइड बाय चेंज इन इनकम कितना है 20 इक्वल्स टू 1। तो एमपीसी इक्वल्स टू 1 कब होगा, जब जिस प्रोपोर्शन में इनकम इंक्रीज हुई है सेम उसी प्रोपोर्शन में कंज्यूमर अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे, उस सिचुएशन में एमपीसी हो जाएगा 1। थर्ड है एमपीसी ग्रेटर देन 1, यानी कंजम्पशन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इनकम 100 से 110 और कंजम्पशन 80 से 100। सो
कितना कंजम्पशन इंक्रीज हुआ? 20। और इनकम कितनी इंक्रीज हुई? 10। क्या आंसर आया? 2। यहां पे एमपीसी जो है वो 1 से ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1। कब? जब चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन चेंज इन इनकम। फोर्थ आता है एमपीसी लेस देन 1। कब लेस देन 1 होगा? जब कंजम्पशन जो है वो इनकम से कम इंक्रीज हो। यहां देखो 100 से 120 इनकम इंक्रीज हुई और जो कंजम्पशन है वो 80 से 90 हुआ। तो सबसे पहले चेंज इन सी यानी कि 10 डिवाइड बाय चेंज इन वाई यानी कि 20। क्या आंसर आया? 0.5। तो यहां पर एमपीसी इज लेस देन 1। तो कब लेस देन 1 होगा? जब इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। इसलिए एमपीसी हैज 4 वैल्यूज। विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम एंड एमपीसी। इन लेस डेवलप्ड कंट्री एपीसी, एमपीसी एंड पर कैपिटा इनकम आर लो। जितनी भी लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनका पर कैपिटा इनकम कम होता है। अगर इंडिविजुअल जो सिटीजन्स है उनके पास इनकम कम होगी तो वो खर्चा भी कम करेंगे, उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम होगा, जिसकी वजह से एपीसी और एमपीसी ऑटोमेटिकली कम ही रहेंगे डेवलपिंग कंट्रीज में या लेस डेवलप्ड कंट्रीज में। 7th is MPC curve shows downward trend in compared to APC. MPC rises slowly as compared to APC. अच्छा, ये पहले समझ चुके हैं कि क्यों MPC का जो इंक्रीज होने का रेट है वो कम रहता है, क्योंकि वो एडिशनल इनकम में चेंज आने की वजह से कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि MPC rises slowly as compared to APC, तो जो MPC रहेगा वो कैसा रहेगा? APC से नीचे ही रहेगा। ओके तो एमपीसी शोज डाउनवर्ड ट्रेंड एज कंपेयर टू एपीसी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो स्लोली इंक्रीज होता है तो वो एपीसी से नीचे ही रहेगा। ओके नेक्स्ट इज एजम्पशंस। अच्छा, अब जितने भी इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होते हैं अपने साथ एजम्पशंस लेकर आते हैं। सबसे पहले एजम्पशन है, फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। डिसीजन रिगार्डिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन आर बेस्ड ऑन इट। साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि डिमांड का एक बेसिक लॉ है कि इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का जो माइंडसेट है वो कैसा होता है कि अगर प्राइस ज्यादा है तो क्वालिटी अच्छी ही होगी, तो वो प्राइस इंक्रीज होने के बावजूद भी डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो एज्यूम करके हम चलते हैं और एंड इट अफेक्ट्स द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द इकोनॉमी। सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, जो लोगों के कस्टम ट्रेडिशन जो वो फॉलो करते हैं उसकी वजह से भी कंजम्पशन पैटर्न जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। थर्ड इज विंडफॉल चेंजेस, यानी कि अनएक्सपेक्टेड जैसा कुछ हो जाता है इकोनॉमी में। द अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस इन द इकोनॉमी इज लाइकली टू अफेक्ट द कंजम्पशन पैटर्न। फॉर एग्जांपल कोई डिजास्टर या कोरोना जैसा कुछ भी इकोनॉमी को अफेक्ट कर जाता है एकदम से, तो उस टाइम पे भी कंजम्पशन पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब होता है। फोर्थ इज कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। अगर किसी इकोनॉमी का कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर होगा यानी कि देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट, उनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उस टाइम पे प्रोड्यूसर वही चीज प्रोड्यूस करेगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा है। ओके, सो कैपिटल स्ट्रक्चर, द इकोनॉमी इज फ्री फ्रॉम कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। So these are 4 assumptions regarding the law of consumption. Next is importance of consumption function. सबसे पहले आता है equilibrium level of income. If it is necessary to attain equilibrium between income and employment, additional saving must be diverted for consumption purposes by increasing investment expenditure. अगर हमको equilibrium attain करना है income और employment में, तो एक ही रास्ता है कि जो investment expenditure है उसको बढ़ा दो। कैसे बढ़ाएंगे? जैसे जैसे income increase होती है तो कंजम्पशन इंक्रीज होगा, लेकिन साथ साथ सेविंग भी लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो सेविंग का कुछ पार्ट है अगर वो इन्वेस्टमेंट में चला जाए तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ वी कैन अचीव इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट इज excess output leads to unemployment. When income increases, consumption expenditure increases at slower rate. This leads to excess supply in the economy. यानी कि इनकम इंक्रीज हो रही है लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोगों का उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग अब ज्यादा सेव करने लगे हैं। तो जब सेविंग बढ़ जाता है तो वो पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर सेविंग बढ़ गया तो लोगों की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और सप्लाई तो ज्यादा है
तो सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। और जब भी ऐसा होता है कि एक्सेस सप्लाई इकोनॉमी में, तो प्रोडक्शन को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, जिससे क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट इज स्टेट इंटरवेंशन। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट राइजेस एट स्लोअर रेट देन प्राइवेट सेविंग। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो सबसे पहले वो सेविंग पे ध्यान देता है, ना कि इन्वेस्टमेंट में। वो सेविंग जल्दी करेगा लेकिन इन्वेस्टमेंट वो इतनी जल्दी नहीं करता, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज होने का रेट है वो सेविंग से कम ही रहता है। तो अब यहाँ पे स्टेट को ऐसा कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट हो। So state should provide subsidies and public sector projects to increase employment opportunities. अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी है तो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो स्टेट क्या करेगा, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करके, ताकि लोगों को लगे कि हाँ यहाँ फायदा है और उनका जो पैसा है वो सेफ भी है। तो स्टेट की इंटरवेंशन से जो है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट इज इट एक्सप्लेन्स द ट्रेड साइकिल। Peak and depression situation is observed in the trade cycle. Such turning points can be explained with the help of present theory. तो कंजम्पशन फंक्शन जो है वो कंज्यूमर का कंजम्पशन बिहेवियर बताता है। तो अगर किसी इकोनॉमी में एकदम पीक यानी कि इन्फ्लेशन चल रहा है या कोई इकोनॉमी एकदम डिप्रेशन में चली गई है तो इसके पीछे के रीजंस क्या है, ये थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। Increase in investment which leads to multiple effect in the economy. इन्वेस्टमेंट करने से इनकम में कितना इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। उसका फॉर्मूला है सबसे पहले तो K यानी कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू डेल्टा Y बाय डेल्टा I। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया है 15 करोड़ रुपीस का, ओके। एज अ रिजल्ट 15 करोड़ इन्वेस्ट करने से जो इनकम है इकोनॉमी में वो कितने से बढ़ गई, 60 करोड़ बढ़ गई। 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की वजह से जो आउटपुट है इकोनॉमी का वो 60 करोड़ से इंक्रीज हो गया। अब इसको वैल्यू यहां पुट कर देंगे, डेल्टा वाई, कितना इनकम इंक्रीज हुआ, 60, ओके। 60 से इनकम इंक्रीज हो गई, कितना इन्वेस्टमेंट करने की वजह से, 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की वजह से इनकम जो है वो 60 करोड़ इंक्रीज हो गई, दैट इज 4। तो ये जो 4 है ये है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमारे इनकम को कितने टाइम्स इंक्रीज कर देता है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, दैट इज K। सो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है।